Good morning, students. Now we have reaching to the point of cancer. In that, I have already given the explanation about the meaning of cancer. That it is the uncontrolled growth of the cell which leads to the formation of tumor. ठीक है, तो ये हमने बताया था कि कैंसर का एक इंडिकेशन मार्क है ट्यूमर. तो जहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है फिर वो मैलिग्नेंट भी हो सकता है, नॉन मैलिग्नेंट भी हो सकता है. ये सब चीज़ें हमने पहले दिन कवर किए थे. आज हमको पढ़ना है कि ऑन्कोलॉजिस्ट ने जो अलग अलग टाइप में नियर अबाउट, मैंने उस दिन बताया था कि 300 टाइप्स के जो है वो कैंसर बताए गए हैं अभी तक के रिकॉग्नाइज. इसमें 300 का मतलब क्या होगा, तो ये कैसे नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड किया जाता है. तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जिस लोकेशन पे, जिस ऑर्गन में कैंसरस सेल का फॉर्मेशन होगा उसके हिसाब से हम नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल कंसीडर करना है तो हम लोग बोलते हैं जैसे कि लंग कैंसर, स्किन कैंसर, ओरल कैंसर, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं जनरली स्टमक कैंसर. ऐसे स्पेशल एक ऑर्गन को हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं और उस ऑर्गन के हिसाब से, उस साइट के हिसाब से हम उस कैंसर को नाम देते हैं. तो स्पेशली ऐसे अगर टोटल देखेंगे तो 300 टाइप्स लोकेशंस अभी तक के रिकॉग्नाइज किए गए हैं जो कि कैंसर के लिए आइडेंटिफाइड है. तो स्पेशली इन टोटल 300 टाइप्स ऑफ कैंसर्स के लिए या फिर लोकेशंस के लिए हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट सोसाइटी ने दिया है. तो ऑन्कोलॉजिस्ट सोसाइटी के हिसाब से टोटल कैंसर के 5 अलग अलग कैटेगरीज है. पांचों कैटेगरीज में देखेंगे तो एक है कार्सिनोमा, दूसरा है सार्कोमा, फिर है लिम्फोमा, फिर है ल्यूकेमिया और एक है एडेनोमा. तो एडेनोमा हो गया या फिर कार्सिनोमा हो गया, सार्कोमा हो गया, इसमें OMAS ये जो सफिक्स लगा है ये हमेशा कैंसर को इंडिकेट करता है. और आपको मैंने उसी दिन एक चीज़ बताया था कि 99% जो कैंसर के टाइप्स है उसमें आपको 101% क्या दिखना है, ट्यूमर का ही फॉर्मेशन दिखना है. लेकिन एक कैंसर का टाइप ऐसा है जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, वहाँ पे आपको विदाउट ट्यूमर फॉर्मेशन उसका इंडिकेशन दिखाना पड़ेगा. तो फिर इसीलिए हम यहाँ पे टाइप में उसको अलग से पढ़ेंगे, अलग से समझेंगे और फिर वन बाय वन सबके एग्जांपल्स और उसके मीनिंग को हमको कंक्लूड करते जाना है. तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेटा कि कार्सिनोमास का मतलब क्या होगा. दोज कैंसर्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू, स्पेशली एक्टो एंड एंडोडर्मल ओरिजिनेटेड. ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर कीजिए एक्टोडर्मल पार्ट भी रहेगा, एंडोडर्मल पार्ट भी रहेगा, जिसमें हम बोलेंगे विच फॉर्म एट द सरफेस लेयर. बॉडी का कोई भी ऑर्गन ले लीजिए, कोई भी साइट ले लीजिए किसी भी सिस्टम का, अगर उसके सरफेस लाइनिंग पे एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड, उसमें एक्टोडर्मल या फिर एंडोडर्मल हो सकता है, तो स्पेशली ऐसे टिश्यू से अराइज होने वाले जो ट्यूमर्स है उनको हम कार्सिनोमाज में इंक्लूड करेंगे. फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं जैसे स्किन, ठीक है, मेलानोमा करके आपने नाम सुने होंगे. तो मेलानिन सिक्रीशन से रिलेटेड जो मेलानोसाइट्स होते हैं उनमें आपको मल्टीप्लिकेशन, अनकंट्रोल ग्रोथ लेवल पे दिखते हैं. लंग कैंसर को हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. फिर उसके बाद में हम देखेंगे स्टमक कैंसर ले लीजिए, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पार्ट ले लीजिए, वो सभी चीज़ों में एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी साइट्स कैंसर से पीड़ित रहेंगे, कैंसर से अफेक्टेड रहेंगे सेल से, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट ले लेते हैं जिसमें सर्वाइकल कैंसर होता है. सर्विक्स आप लोगों को पता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वो ड्यूअल चैम्बर होता है जो बर्थ कैनल करके काम करता है, वहाँ पे भी कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है. तो ऐसे टाइप्स जो कि जनरली एपिथेलियल टिश्यू से अराइज्ड है, सरफेस लेयर में, इनर या फिर आउटर लेयर में आपको टिश्यू जो है वो कैंसर में कन्वर्ट होते हुए दिखता है, उसको आपने यहाँ पे कार्सिनोमास करके इंक्लूड करना है. फिर हम कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे एग्जाम्पल समझ में आ गए, 3-4 एग्जाम्पल्स. आप मैक्सिमम 85% के कैंसर जो है वो इसी टाइप में इंक्लूड किए जाते हैं. सार्कोमा, मैं यहाँ पे स्पेशली 2 वर्ड लिखूंगा, द पार्ट विच इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर पार्ट. आप लोगों को पता है कनेक्टिव टिश्यू में कितने कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड करते हैं हम. एरियोलर हो गया, एडिपोज है, फिर कार्टिलेज है, फिर बोन है, उसके बाद में ब्लड है. तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ब्लड को हमको अलग रखना है क्योंकि ब्लड में ट्यूमर नाम की चीज़ कभी भी फॉर्म नहीं होती है. एग्रीगेटेड मास ऑफ सेल जो है वो कभी भी नहीं दिखेगा. तो फिर यहाँ पे आप बाकी 4 को इंक्लूड कर सकते हो. एडिपोज टिश्यू में है तो उसको एडिपोज का सार्कोमा कहा जाता है. ठीक है,
तो उसमें आप देखेंगे बोन कैंसर भी इंडिकेट कर सकते हैं, मसल से रिलेटेड कैंसर कंसिडर कर सकते हैं, एरियोलर टिश्यू से रिलेटेड कैंसर कंसिडर कर सकते हैं। तो जिस सेल में आपको मल्टीप्लिकेशन कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड दिखेगा उसको आपने सार्कोमास में इंक्लूड करना है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे कंक्लूड करोगे। फिर आते हैं लिम्फोमास की तरफ। इसका मीनिंग क्या होगा? द ट्यूमर विच विल बी अराइज इन लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ठीक है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स में आप लोगों को पता है कि मेजर 5 तो हम कंसिडर करते हैं। बोन मैरो हो गया, थाइमस, स्प्लीन, लीवर और लिम्फ नोड। इसमें से आपको बोन मैरो को अलग रखना है क्योंकि वो ब्लड कैंसर से रिलेटेड होता है। तो फिर बाकी 4 को आप इंक्लूड कीजिए, खास करके स्प्लीन, लीवर और लिम्फ नोड। इसमें एक लिम्फ नोड का एक साइज होता है पर्टिकुलरली, एक एक साइड के हिसाब से, एक एक लोकेशन के हिसाब से। स्प्लीन का साइज डिसाइडेड होता है, लीवर का साइज डिसाइडेड होता है। लेकिन बाई चांस अगर किसी पर्सन में इन जगह पे, इन साइट्स में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस कंटिन्यूसली होते हुए दिखती है, जिसका एनलार्ज मास जनरेट होते हुए दिखेगा, उस टाइम पे हम उसको लिम्फोमास में इंक्लूड करेंगे, बिकॉज ऑल दिस पार्ट्स आर बिलोंग्स टू द सिस्टम कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स में स्प्लीन, लीवर, ये लिम्फ नोड आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो इसको लिम्फोमास करके आपने नाम देना है। ल्यूकेमिया कंसिडर करेंगे। तो ल्यूकेमिया मतलब मैंने जैसे बताया था ये अलग है। इट इज अराइव्ड फ्रॉम बोन मैरो सेल्स, जिसको हम लिखेंगे हीमोपोएटिक सेल्स। फिर इसमें होता क्या है? तो इसमें आपको नॉर्मल कंपोजिशन पहले बता देता हूँ। हमारे ब्लड के कंपोजिशन में जो सेल्यूलर पार्ट है उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। इन तीनों पार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो आरबीसीज की क्वांटिटी मिलियंस में होती है। जैसे हम बोलते हैं कि 4.5 से लेके या फिर 4.3 से लेके मेल फीमेल का एवरेज निकालेंगे तो मैक्सिमम 5.8 मिलियंस पर क्यूबिक एमएल ऑफ ब्लड होता है। डब्ल्यूबीसीज की क्वांटिटी हम कितने काउंट करते हैं? तो वो थाउजेंड्स में होती है। तो जनरली हम बोलते हैं कि 5000 से लेके वो मैक्सिमम 11,000 तक के उनके नॉर्मल नंबर्स होने चाहिए, जिसको हम डब्ल्यूबीसी काउंट बोलते हैं। वैसे ही प्लेटलेट का भी काउंट है। 1.5 लाख से अगर मिनिमम लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 4.5 लाख तक दिखता है। एवरेज लेवल पे 2.5 लाख होनी चाहिए। ये स्टैंडर्डाइज लेवल पे उनका काउंट डिसाइडेड है। लेकिन ल्यूकेमिया को हम अल्टरनेटिवली यहाँ पे बोल रहे हैं दिस इज नथिंग बट ब्लड कैंसर। तो फिर ब्लड कैंसर है, कैंसर है, इसका मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ यहाँ पे होनी चाहिए, अनलिमिटेड सेल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो होता क्या है देखो यहाँ पे आप देखोगे लेस आरबीसी एंड कंपैरेटिवली मोर डब्ल्यूबीसी। तो आप एक थोड़ा सा डिटेल में जाके अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता है आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए या फिर प्लेटलेट्स हो गए, इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो हमारे जो बोन के अंदर हीमोपोएटिक सेल्स होते हैं, जिनको हम बोन मैरो सेल्स बोलते हैं, यही से उनका फॉर्मेशन किया जाता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम जो क्रिएट किया जाता है वो बोन मैरो में है। बोन मैरो से आरबीसीज की क्वांटिटी हाइयर प्रोड्यूस होनी चाहिए नॉर्मल लेवल के लिए। लेकिन ब्लड कैंसर के केस में या फिर ल्यूकेमिया के केस में क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी देयर इज more production of WBCs is there and due to which more WBC quantity is found in the blood samples। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली WBCs आपको वहाँ पे ज़्यादा नंबर्स में दिखेंगे, किसके जगह पे? RBCs की जगह पे। तो फिर उस पर्सन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ब्लीडिंग नेचुरल ऑरिफिस से स्टार्ट होता है, एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अगर इंडिकेशन है, क्योंकि WBCs का साइज ज़्यादा होता है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं, ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है जहाँ पे उनको पाथवे मिलता है वहाँ पे। फिर एनीमिक कंडीशन भी जनरेट हो सकती है, क्योंकि आरबीसी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है, डेफिशिएंसी जनरेट हो सकती है, और उसी को हम एनीमिया बोलते हैं। तो उस पर्सन में एनीमिया भी होगा, रेगुलरली ब्लीडिंग भी होगा नेचुरल ऑरिफिसेस से। तो ये एक दो एग्जाम्पल्स आप कंसिडर करेंगे। तो ल्यूकेमिया एक स्पेशल टाइप है कैंसर का, जो हम सिर्फ ब्लड के लिए रखेंगे, ब्लड कैंसर करके बोलेंगे, और उसका जनरेशन कहाँ पे हो रहा है? तो बोन मैरो सेल्स में या फिर हीमोपोएटिक सेल्स में। समझ में आ रहा है बेटा? लास्ट एडेनोमा, इनके लिए भी लोकेशन हमको देना है। सो लोकेशन इज आप एक एग्जांपल लिखोगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम लोगों ने ग्लैंडुलर टिश्यू पढ़े थे। ग्लैंडुलर टिश्यू में आपको पता है यूनिसेल्युलर भी होता है, मल्टीसेल्युलर भी होता है। तो खास करके मल्टीसेल्युलर में हमने वहाँ पे कुछ एक्सोक्राइन और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं एंडोक्राइन के। तो एंडोक्राइन आप लोगों को कितने पता है? पिट्यूटरी है, थायराइड है,
उसके बाद में आप कंसिडर करोगे तो जनरली फिर से एड्रिनल ग्लैंड आपको मिलेगा, टेस्टिस भी हो सकता है, ओवरी का पार्ट हो सकता है, पैनक्रियास का पार्ट हो सकता है। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे एंडोक्राइन नेचर्स मेंटेन किए जाते हैं उस जगह पे आप देखोगे खास करके ये जो कैंसर डेवलप होता है इसको एडिनोमाल में इंक्लूड किया जाता है। तो कॉमनली यू कैन से द कैंसर विच इज फाउंड इन द ग्लैंड्स एट द लेवल ऑफ द ग्लैंड आर कंसिडर्ड एज द एडिनोमा। तो इसमें पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। तो इस 5 कैटेगरी में सभी सिस्टम्स को नियर अबाउट कवर किया गया है। और फिर मैंने जो बताया था कि 300 टाइप्स के हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे भी कुछ टाइप मिलेंगे, यहाँ पे भी कुछ टाइप मिलेंगे, 300 में से यहाँ पे भी मिलेंगे। एक एक ऑर्गन के हिसाब से ये 300 टाइप्स है और कैटेगराइजेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये 5 टाइप वहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अभी फिर से कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को कैंसर से रिलेटेड। अभी टाइप्स हो गए हैं तो अभी हम देखते हैं उसके आगे के पार्ट को, आगे के कंटेंट को, कि किसी भी कैंसर को पॉजिटिव फैक्टर क्या होना चाहिए, कैसे होता है कैंसर किसी भी पर्सन को। तो उसके लिए पॉजिटिव एजेंट्स, हम पॉजिटिव एजेंट्स को एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी देंगे, दिस इज कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट या फिर कैंसर पॉजिटिव एजेंट। अभी तक आप देखोगे कि बाकी के डिसीजेज जो हमने पढ़े थे उन डिसीजेस में एक पर्टिकुलर फिक्स्ड कोई ना कोई पैथोजन होता है। कभी आप लोगों ने ऐसा सुना है क्या कि कैंसर किसी को मॉस्किटो की वजह से हुआ है, कैंसर कभी किसी वर्म की वजह से हुआ है, कैंसर किसी पर्टिकुलर प्रोटोजोन की वजह से हुआ है? ऐसा कभी भी नहीं है। ये जनरली आपको पैथोजेनिक कंडीशन में नहीं दिखेगा, बहुत ही रेयर चांसेस में कुछ पैथोजेंस है जो कि अभी तक के आइडेंटिफाइड किए गए हैं जिससे कैंसर हो सकता है। तो फिर एक्चुअली ये इतना फैटल डिसीज है, सेकंड नंबर का डिसीज है, इसके डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये होता कैसे है? तो उसके लिए कॉमन टर्मिनोलॉजी आपने ध्यान में रखना है कि कार्सिनोजेंस आर द फैक्टर विच कैन इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम द नॉर्मल सेल। तो फिर होता क्या है, देखो हम एक एक पॉइंट के ऊपर कवर करके देखेंगे। कैंसर पॉजिटिव एजेंट है, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस है। किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का अगर किसी सेल के साथ लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोजर होता है, कांटेक्ट होता है, तो मे बी दैट कंटेंट विल एक्ट एज अ कार्सिनोजेन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के बहुत ज़्यादा टाइम तक के कांटेक्ट में आ रहा है, एक्सपोज हो रहा है, और कभी कभी देखते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर मटेरियल में या फिर सब्सटेंस में कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी होगी तो फिर वो हमारे सेल को नॉर्मल से कैंसरस सेल में या फिर मैलिग्नेंट सेल में कन्वर्ट कर सकता है। तो ऐसे कुछ कंटेंट देखेंगे, कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो कैंसर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला हम ले सकते हैं यहाँ पे, दीज आर द नंबर ऑफ केमिकल। ये तो आप लोगों को पता है कि हमारी लाइफ अभी रिसेंट ट्रेंड में देखेंगे विदाउट केमिकल पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ऐसा हाउस होल्ड प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा हाउस में या फिर हमारे घर में या फिर हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला प्रोडक्ट नहीं है जहाँ पे केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता। वो अलग चीज़ है कि कुछ उसमें से कार्सिनोजेनिक रहेंगे और कुछ नहीं भी रहेंगे, लेकिन हम डेली उसको यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी पर्सन को सूट नहीं करता है, वो किसी पर्सन को अगर एलर्जी डेवलप करता है और उसका अनसूटेबल कंडीशन कंटिन्यूसली अगर जनरेट किया जाएगा, डैमेज होता है, इंजरी होती है, तो शायद वो कार्सिनोजेनिक भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे कितने सारे केमिकल्स हैं, जैसे एग्जांपल आपको कंसिडर करना है, कोल टार, डस्ट, पोल्यूटेंट्स, ये सभी क्या है, केमिकल कंटेंट्स है। तो उसमें कार्बन कंटेनिंग भी रहेंगे, कुछ बाकी के कंपोजिशंस भी रहेंगे। तो अलग अलग टाइप के जो केमिकल्स है वो कार्सिनोजेनिक है। अपने लैब में जो यूज़ होने वाले अलग अलग केमिकल्स है, उसमें बहुत सारे एसिड है, जैसे पिक्रिक एसिड है, उसमें आप देखेंगे तो एक कंटेंट होता है वो भी येलोइश कलर का, आपको कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी, लेकिन वो स्लो है। लेकिन मेरा कहना ये है, आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि कभी भी कैंसर 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन या 15 दिन या फिर 1 महीने में नहीं होगा। वो किसी मटेरियल के अगर कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए अगर कांटेक्ट में आता है तो वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है। जैसे कोल माइंस में अगर कोई पर्सन काम करता है तो उसके ब्रीदिंग के थ्रू, उसके इनहेलेशन के थ्रू आप क्या देखेंगे, कोल पार्टिकल्स जो है वो, डस्ट जो है वो कंटिन्यूसली उसके लंग्स की तरफ जाएंगे। अगर उसका एलिमिनेशन नहीं होता है तो एक चांस ऐसा भी हो सकता है कि मे बी इट विल एड एज अ कार्सिनोजेनिक मटेरियल, तो फिर उस पर्सन को लंग कैंसर होने के चांसेस है। रेस्पिरेटरी पार्ट में जितने भी सिस्टम में जितने भी पार्ट्स है उनको वो कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को
कि बहुत सारे केमिकल्स है जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में यूजेबल है, हम यूज़ करते हैं, और वो कुछ ना कुछ लेवल पे जाने के बाद में कभी ना कभी वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है। हम लोग हैंड वॉश यूज़ करते हैं, बराबर है। ऐसा भी कहा जाता है कि हैंड वॉश यूज़ करते हैं तो वो हैंड वॉश जो है कम्प्लीटली क्लीन नहीं होता है। हम खाने के साथ उसमें से कुछ स्ट्रेसेस में वो हमारे बॉडी में जाते रहता है, एलिमेंट्री कैनाल में। हो सकता है वो स्टमक का कैंसर प्रोड्यूस करे, इंटेस्टाइन का कैंसर प्रोड्यूस करे, पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए मैंने कॉमनली लिखा हुआ यहाँ पे, द नंबर ऑफ केमिकल्स विच आर for the regular use, for the permanently, for you can consider long term, it is exposed to the body, then it may be converted as a carcinogenic material or positive agent for the cancer. तो समझ में आ रहा पहला कंटेंट, नंबर ऑफ केमिकल। दूसरा जो सेकंड लार्जेस्ट रीजन में आता है, रेडिएशन। आप लोगों को पता है, जैसे एग्जांपल लिखना है, यूवी रेज है, एक्सरेज है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो कि जो जनरली रेडिएशंस की कैटेगरी में आते हैं। आप लोगों को पता है कि यूवी रेज का डायरेक्ट कांटेक्ट कहाँ पे आता है, तो हमारे स्किन के साथ में आता है। जो धूप में काम करने वाले लोग हैं, अभी पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से डायरेक्टली यूवी रेज का जो है एक्सपोजर हमारे बॉडी के साथ होता है। जिनका पूरा लाइफ, जिनका पूरा वर्किंग टाइम धूप में अगर जा रहा है, तो हो सकता है उनकी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली यूवी रेज के कॉन्टैक्ट में आती है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या देखेंगे कि जनरली रेडिएशन का कंटिन्यूस कांटेक्ट आने की वजह से उनको बोन कैंसर भी हो सकता है, उनको स्किन कैंसर भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जो जितने भी रेडिएशंस है वो ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं, तो वो हमारे बॉडी के लिए अनसूटेबल ही रहेंगे। तो रेडिएशंस आप लोगों को पता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े होंगे, अलग अलग रेडिएशंस के नाम है, ठीक है। वो सभी रेज कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, और इसीलिए हम ब्रॉड सेंस में उसकी कैटेगरी यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं रेडिएशन की। समझ में आ गया। तीसरा, ये मोस्ट कॉमन है, एडिक्शन। एडिक्शन बोले बरोबर हम तो एग्जांपल लिखते हैं, टोबैको और स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग। ये तो डेली रूटीन लाइफ में, अभी तो आप देखेंगे परसेंटेज बढ़ चुका है सोसाइटी में, छोटे छोटे बच्चों में ये एडिक्शन जनरेट होते हुए दिखता है। तो इनके कंटेंट्स क्या होते हैं, निकोटीन नाम का कंटेंट होता है, वो भी एक केमिकल ही है, बराबर है, लेकिन वो हम एडिक्शन के पर्पज के लिए। एक्चुअली एडिक्शन होता क्या है, एडिक्शन मीन्स इट इज द कंडीशन वेयर व्हाट हैपन, आवर कंप्लीट बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर मटेरियल, एंड वो जो मटेरियल होता है जिसके वजह से एडिक्शन होता है उसको एडिक्टिव कहा जाता है। उस केमिकल को हम एडिक्टिव बोलेंगे, क्योंकि जिसके बगैर हमारे बॉडी के प्रोसेसेस उतने ज़्यादा अलर्ट नहीं होते, उतने ज़्यादा स्टिमुलेंट नहीं होते, या फिर उसके स्टिमुलेशन नहीं होते। तो बॉडी हमारी फिजिकली और मेंटली उस मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। तो आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे लोगों को, जैसे अल्कोहल यूज़ करते हैं, वो भी एक केमिकल है, बराबर है। तो अल्कोहल का एडिक्शन भी होता है, तो उनको लीवर कैंसर होने के चांसेस है, लीवर सिरोसिस होने के चांसेस है, तो स्टमक कैंसर होने के चांसेस है। तो टोबैको में देखेंगे तो ओरल कैंसर के चांसेस मैक्सिमम दिखेंगे। आपने देखे होंगे सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ, इट मे लीड्स टू द डेथ, लेकिन हम फिर भी यूज़ करते हैं क्योंकि बॉडी इतनी डिपेंडेंट हो जाती है कि उसके यूज़ के बगैर हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो अल्कोहलिक पर्सन्स होते हैं, जो ड्रिंकिंग करने वाले जो लोग होते हैं, उनको अगर ड्रिंक नहीं मिला या फिर अल्कोहल नहीं मिला तो उनका हाथ भी इस तरीके से शिवर करना शुरू कर देता है, शिवरिंग होती है उनमें, बराबर है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब तक उनके बॉडी में वो चीज़ नहीं जाएंगी वो वर्किंग नेचर में नहीं आ सकते, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कभी भी दुरुस्त नहीं होती है। इसीलिए एडिक्शन का एक और अलग से आपको टॉपिक पढ़ना है इसी चैप्टर में, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपने एग्जाम्पल टोबैको च्यूइंग का, स्मोकिंग का या फिर अल्कोहल का ध्यान में रखना है। तो एडिक्टिव या फिर केमिकल जो हमारे रूटीन लाइफ में यूज़ किए जाते हैं कंजम्पशन में, उनको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। फिर एक रीज़न देखते हैं, जेनेटिकल मतलब हेरिडिटरी नहीं बेटा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। हेरिडिटरी में क्या होता है, अगर पेरेंट को वो डिसीज़ है कैंसर का, तो उसके यंग वन को, उनके ऑफस्प्रिंग को भी नेक्स्ट जनरेशन में वो डिसीज़ होते हुए दिखेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे। जेनेटिकल मतलब हमारे जीन से रिलेटेड, हमारे डीएनए से रिलेटेड। एक्चुअल में अभी एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि कैंसर एक्चुअली डीएनए डिसीज़ है, ये ध्यान में रखो।
होता क्या है देखो, अभी थोड़ा सा कोरिलेशन देखेंगे हम। ये सभी तो कार्सिनोजेनिक एजेंट है, मैंने बताया था कि ये सभी मटेरियल डायरेक्टली कैंसर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, हमारे बॉडी सेल्स के जैसे जैसे कांटेक्ट में आते जाते हैं तो इनका इफेक्ट जो है वो इन चीज़ों के ऊपर होता है। ऑन्कोजीन या फिर एंटी ऑन्कोजीन, हमारे डीएनए में ये एबिलिटी है इन दोनों जीन की। क्या है, ये सेल डिवीजन के रेट को कंट्रोल करते हैं। मैंने जैसे उस दिन बताया था आपको कि समझ लो कि हमारे स्किन को अगर कट हो चुका है, उसमें 100 सेल्स अगर डैमेज्ड है तो हमको नए सेल्स कितने बनाने पड़ेंगे, 100 बनाने पड़ेंगे। तो वो क्या हो गया, हमारा कंट्रोल ग्रोथ हो गया या फिर कंट्रोल डेवलपमेंट हो गई हम बोलते हैं, क्योंकि जितने लॉस हो चुके हैं, जितने डैमेज हो चुके हैं, उतनी ही रिकवरी होती है। लेकिन कैंसर में ऐसा होता है क्या, 100 के जगह पे 1000 प्रोड्यूस होंगे तो एक्स्ट्रा मास जमा हो रहा है वहाँ पे, तो उसको हम ट्यूमर में कन्वर्ट करते हुए दिखते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली, इनमें से कोई भी कंटेंट अगर हमारे बॉडी को कभी भी कंटिन्यूसली एक्सपोज होते रहेगा तो इट विल डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द ऑन्कोजीन्स एंड एंटी ऑन्कोजीन्स। तो इससे क्या होता है, हमारे सेल की सेल डिवीजन की जो एबिलिटी है, जिसको हम कंट्रोल्ड एबिलिटी बोलते हैं, वो एबिलिटी कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है। और वो कंट्रोल एबिलिटी लॉस होने की वजह से फिर हम सेल डिवीजन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। जो माइटोटिक रिपीटेटिव सेल डिवीजन हमारे बॉडी में दिखना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और इसीलिए मेन जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो चेंज कहाँ पे आता है, हमारे नॉर्मल सेल के डीएनए में, खास करके ऑन्कोजीन और एंटी ऑन्कोजीन में चेंजेस आने की वजह से फिर हमारा नॉर्मल सेल जो है वो कहीं ना कहीं कैंसरस सेल में या फिर मैलिग्नेंट सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसीलिए मैंने अभी लिखा हो कि कैंसर इज द डीएनए डिसीज और इट इज द डिसीज ऑफ डीएनए, क्योंकि वो डीएनए के ऊपर इफेक्ट करता है, डीएनए में चेंजेस लाता है, और इसीलिए हम इसको डीएनए डिसीज में इंक्लूड करेंगे। तो ये 4 मेन फैक्टर्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। कुछ लिविंग पैथोजेंस भी है, जैसे HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस का एक एविडेंस मिला है जो कि जनरली कैंसरस सेल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पाया गया है, लेकिन वो रेयर चांसेस में है। रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनाब्लास्टोमा या फिर रेटिनोब्लास्टोमा कहा जाता है, आईबॉल से रिलेटेड वो कैंसर है। उसको हेरिडिटरी एविडेंसेस मिले हैं, मतलब उनके पैरेंटल जनरेशन में था, वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में आते हुए दिखा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे अभी कुछ नए इवेंट्स मिल रहे हैं, एविडेंसेस मिल रहे हैं, इसके बेसिस पे कैंसर के फैक्टर्स चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, ये सेकंड मोस्ट फैटल डिसीज है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रीजन कौन से है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन एंड कंटिन्यूस यूज ऑफ एडिक्टिव। अगेन इट इज नथिंग बट द केमिकल और द एडिक्शन प्रोसेसेस, और लास्टली जेनेटिकल यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज यहीं पे रुकेंगे। और